मेरे लिए मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ जब मैं सुबह-सुबह अपने घरवालों से पहले जाग जाता हूँ और मैं अपने लिए एक चाय बना रहा होता हूँ। वो समय सबसे बेस्ट है जब मैं उठ के अपनी एक बढ़िया-सी चाय बना रहा होता हूँ और एक बढ़िया-सा पॉडकास्ट सेलेक्ट करता हूँ और उसको सुन रहा होता हूँ। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ साइकिलिंग करते हुए, वॉक करते हुए या फिर घर के यूजुअल काम करते हुए। जब भी किताबों से बोर हो जाता हूँ मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। मुझे पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ जब पूरे दिन स्क्रीन देखने से थक जाता हूँ, तो सिर्फ ऑडियो सुनना एंटरटेनमेंट के लिए मुझे एक बेहतर विकल्प लगता है। तो आपने सुना आकाश अजय, सार्थक शर्मा, देवांश सक्सेना और हिमांशु उपाध्याय को ये बताते हुए कि वो पॉडकास्ट कब सुनना पसंद करते हैं। आप किस वक्त पॉडकास्ट सुनते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है मेरी आपसे। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे जाकर इस पॉडकास्ट को रेट और रिव्यू करें तो मुझे ये जानने में काफ़ी आसानी होगी कि मैं क्या सही या क्या गलत कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से सिर्फ एप्पल पॉडकास्ट ही इतने सारे मीडियम्स में एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप ये कर सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूँगा। हाल ही में मैं एक नए शहर, नए देश में शिफ्ट हुआ हूँ और संचलन, मूवमेंट अक्सर बहुत सारी अपठित स्थितियों को, अनप्लान्ड सिचुएशंस को सामने ले आता है। कभी कभार कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में मैंने ये एपिसोड लिखने का सोचा। कुछ ऐसी बातें जो मैं काफी समय से महसूस करता आ रहा हूँ पर शायद कहने का जरिया नहीं मिल रहा था और अभी तक मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया है ढंग से, तो उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है ये शायद। मेरी जन्मभूमि कानपुर है पर मेरा होम टाउन है लखनऊ और मेरी सारी स्कूलिंग भी लखनऊ में ही हुई। 18 साल की उम्र में मैं नवी मुंबई चला गया कॉलेज करने के लिए। 4 साल का बैचलर्स था। सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर करने के लिए मुझे फ्रांस में लिल नाम के एक शहर में रहने और पढ़ने का मौका मिला 6 महीने के लिए। वापस मुंबई आया बाकी का कोर्स करने के लिए। फिर 3rd ईयर में बैंगलोर शिफ्ट हुआ 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए। वापस मुंबई आया 1 सेमेस्टर के लिए और फिर बैंगलोर शिफ्ट हुआ आखिरी सेमेस्टर में होने वाले ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कॉलेज से पास आउट होते ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया मुंबई की एक कंपनी में, तो वापस मुंबई शिफ्ट हो गया, पर इस बार शहर के अंदर, नवी मुंबई नहीं, क्योंकि मुंबईकर्स नवी मुंबई को एक अलग ही शहर मानते हैं। इस कंपनी में मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया और फिर जिस ब्रांड के लिए मैं काम कर रहा था वो शिफ्ट हो गई बैंगलोर। अब ब्रांड से इतना प्यार था मुझे कि मुझे ये चॉइस दी गई कि मैं ब्रांड के साथ मूव कर सकता हूँ, तो मैं फिर से शिफ्ट हो गया बैंगलोर। मुंबई के ऑफिस के लोग और वहाँ का कल्चर इतना प्यारा था कि शायद उसने मेरी आदत थोड़ी खराब कर दी और बैंगलोर ऑफिस मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आया। हालत बहुत खराब थी। जल्द ही मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, स्विच कर लिया बैंगलोर में ही और तकरीबन 2 साल काम किया वहां पर। फिर मैं इतना दुखी हो गया उस परिवेश से, उस कंपनी के, कि मैंने अचानक से नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया बिना कुछ आगे का सोचे या समझे। ट्रैवल करा थोड़ा बहुत, हिमालय के पर्वतों से लेके पश्चिमी घाटी के चक्कर लगाए और जब पैसा और हौसला दोनों खत्म होने लगे तो वापस आ गया लखनऊ अपने माँ बाप के पास। नौकरी छोड़ने का मेरा ये रीजन था कि कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते मेरे और मेरे सुपीरियर्स में मेरी परफॉर्मेंस रेटिंग्स खराब कर दी गई। काम, हार्डवर्क, ना जाने कितनी रातें जो मैंने काली करी थी उस 1 साल में उस ऑफिस के लिए, वो सब नजरअंदाज कर दिया गया एक झटके में। खैर, कॉर्पोरेट सेटअप की शायद ये कुछ कमियां हैं जिसमें मुझ जैसे कुछ लोग हमेशा ही नप जाते हैं, पर मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको इस बात से मुझसे सहानुभूति हो। इनफैक्ट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये जो हम हर मोड़ पे मान्यकरण और सराहना ढूंढते फिरते हैं, वैलिडेशन एंड अप्रिसिएशन, वो ना मिलने के दुख ने मुझे उस फैसले को लेने के लिए मजबूर किया था। और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि शायद जो एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने करियर और महत्वाकांक्षाओं के साथ करना चाहता था उसके लिए बस ये एक बहाना था, एक तरीके का ट्रिगर। और जो कोई भी ऐसा कुछ कर चुका हो वो ये जरूर जानता है कि ऐसा करना कितना पेचीदा हो सकता है, खासकर तब जब आपके पास ना कोई दिशा हो, ना प्लान और ना जुनून। और जुनून तो हमेशा से ही था पर अक्सर वो काफी नहीं होता। 6 महीने के बाद बिना किसी वृद्धि के और उसके ऊपर एक बहुत ही शॉकिंग हार्ट ब्रेक और उसके भी बाद परिवार में एक मृत्यु के बाद मेरे को एक ऑफर आया बैंगलोर की एक कंपनी से।
ये कंपनी उन कंपनियों के जितनी बड़ी नहीं थी जिनके लिए मैंने पहले काम कर रखा था, पर काम बहुत इंटरेस्टिंग था और सैलरी हाइक भी मिल रही थी। मुझे नहीं लगता उस वक्त मैं इससे ज़्यादा कुछ भी मांग सकता था। मेरी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब ये सारा दुख, कष्ट, मेरे अकस्मात जॉब छोड़ने का निर्णय और जो भी कुछ एक साथ घट रहा था उस समय, उसने कुछ बातों के लिए मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और बहुत सारी बातें करना चाहता हूं मैं इस पर इस एपिसोड में बात करते हैं भय की, डर की, और कैसे मेरा परसेप्शन बदल चुका है इस डर को लेकर। एक बार के लिए वापस जाते हैं मूवमेंट पे फिर से, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में। होता यूं है कि अगर आप स्थिर ना रहें तो लोग, समाज अपने आप ये मान लेता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप स्ट्रगलर हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मनुष्य का, किसी भी स्त्री या पुरुष का उद्देश्य होता है एक स्थायी सुरक्षित जीवन जिसमें अनिश्चितता कम से कम हो, अनसर्टेनिटी, और नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा। और संचलन, प्रवास, मूवमेंट उन सारी कामनाओं को एक चुनौती दे देता है। शायद जब कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, मूव या माइग्रेट करता है तो वो एक जुए की तरह होता है जिसके लिए अलग अलग तरह की कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बड़ा पाने के लिए प्यार, दोस्ती, परिवार, कंफर्ट, बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है। और एक बार आप निकल गए तो या तो आप परिस्थितियों को अपनाने का प्रयास करेंगे और या तो अस्वीकार करते हुए कोशिश करेंगे उन्हीं हालातों के साथ जीने का। मेरे साथ ये हुआ था जब मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था उन 2 सालों के लिए। मुझे बैंगलोर में रहते हुए हर वक्त यही लगता रहता था कि या तो इस शहर को मैंने नहीं स्वीकारा है और या तो बैंगलोर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पर फिर जब मैंने शहर छोड़ा उस एक्सपेरिमेंट के लिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं वापस आया 6 महीनों के उस अंतराल के बाद, नजरिया बदल चुका था। और मैं बताता हूँ क्यों। पहला तो ये कि इस बार मैं बैंगलोर के बहुत ही अलग इलाके में रह रहा था, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। शहर की संस्कृति का एक बेहतर रूप देखने को मिला शायद मुझे। और अपनी नौकरी के साथ मैं और भी बहुत सारी रोचक चीजें कर रहा था। संगीत, खेल, एशिया के इकलौते संगीत संग्रहालय में वॉलंटियरिंग और ध्वनि की कल्पना की शुरुआत, ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त। और इन सब के ऊपर जिस गाढ़े समय को पार करके निकला था मैं, वो नौकरी मिलने से पहले, परिवेश का वो परिवर्तन एक वरदान की तरह मुझे मिला था। अब उस समय जो एक बहुत जरूरी पहलू बदलते हुए दिख रहा था मुझे अपने अंदर, वो था डर के साथ मेरा रिश्ता। पैसा, प्यार, लोग, सुरक्षा, नौकरी और जो कुछ भी हम खोने से डरते हैं, उस डर को शायद मैं खो चुका था। और अगर ये बहुत बड़ी बात लग रही है तो ये कह सकते हैं कि उस डर को वश में करने की प्रतिभा डेवलप हो गई थी मेरे अंदर कहीं ना कहीं। माउंटेन ड्यू का एड आज जितना भी मजाकिया लगे, पर बात सच है कि डर के आगे जीत है। और इस जीत को हम इस भेड़चाल के चलते अलग मायनों से देखने लगे हैं आज। शायद ये जीत हमें एक लड़ाई लगती है, एक कंपटीशन लगता है दूसरों के साथ। टांग खींचना जरूरी लगता है और हमें लगता है विनम्र होना कमजोर होने की निशानी है। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, ये कंपटीशन बस अपने आप से था हमेशा, किसी और से नहीं। उस मैनेजर से नहीं जिसने मेरी रेटिंग खराब करी, या उस कलीग से नहीं जो इनसिक्योर था हमेशा से, उस दोस्त से नहीं जिसने शायद मेरे जुनून को कभी नकार दिया हो, टीचर से नहीं, और खास करके माँ बाप से तो बिल्कुल भी नहीं। हम अक्सर अपनी कमियों और नाकामियों का दोष किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर। और अगर वो लोग जिम्मेदार हैं भी तो वो वही डर है बस जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है। और एक बार आप उस डर को, उस भय को छोड़ दें, तब आपको पता लगेगा कि वो सारा ब्लेम, वो सारा आरोप जो आप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सिर्फ वक्त की बर्बादी है। वो वक्त जो आप कुछ बहुत बेहतर करने में लगा सकते थे। अब ये सब शायद कुछ ज्यादा ही प्रेरणात्मक लगे सुनकर, पर अगर उन सारी भावनाओं को हम कृतज्ञता में बदल दें, ग्रैटिट्यूड में, तो सब कुछ बदल जाता है। यानी कि जो भी बुरा हुआ हो उसको एक अवसर मान लिया जाए, एक सीख का, तो जिंदगी आसान हो जाती है और खुशहाल भी। और यही तो मकसद है ना अपनी लाइफ का। खैर, इस विचारधारा को अपनाने के लिए कुछ वर्चूज, कुछ गुणों को अपनाना पड़ता है, जैसे प्रतिज्ञा, सहनशीलता, दृढ़ता और सबसे जरूरी धैर्य। और उस आधे साल की स्ट्रगल ने ये सब तो सिखाया ही मुझे। अनजाने में ही सही, मेरे निरंतर कहीं ना कहीं चलते रहने की वजह ने, कांस्टेंट मूवमेंट ने बहुत सारे अनुभवों से रूबरू करा दिया, अच्छे बुरे सब। अपने घर से दूर रहकर विदेश में कुछ हासिल कर लेने की खुशी से लेकर किसी बहुत अच्छे दोस्त से बिछड़ने के दुख तक, जो कुछ भी महसूस किया है उसने शायद थोड़ा बेहतर इंसान बना दिया है आज मुझे। हम कई बार अपने अनुभवों को और हमारे जीवन में होने वाली स्पर्धाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम शायद अपने आप को थोड़ा नीचा करके देखना पसंद करते हैं, विनयशीलता के चलते, मॉडेस्टी। पर छोटी छोटी बातों का, ऑब्जर्वेशंस का, एक्सपीरियंसेस और विचारों का एक ब्यौरा रखना भी जरूरी होता है। और हम में से कई लोग ये अनइंटेंशनली ऑलरेडी कर रहे हैं।
कोई डायरी लिखता है, तो कोई ब्लॉग्स, कोई फेसबुक पे अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो कोई इंस्टाग्राम पे। आप एक तरीके से अपनी जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं ना। और जो जरूरी है वो माध्यम नहीं है, पर वो एहसास है जिसको आपने जिया, महसूस किया। क्योंकि अक्सर उस एहसास को जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और शायद मूवमेंट से अच्छा, चेंज से अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता ये करने के लिए। एक आखिरी बात बस कहना चाहता हूँ इस विषय में, क्योंकि मैंने शुरू में कठिनाइयों और परेशानियों की बात की थी जो मूवमेंट में हो सकती हैं, पर कमाल की बात यह है कि परेशानियों से निकलते हैं किस्से, कहानियां, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो किसी के लिए शायद बहुत बड़ी समस्या हो और किसी और के लिए शायद कुछ भी ना हो, और जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी जरूर होता है। अनजान लोगों को मिलाने के लिए, आइस ब्रेकिंग के लिए और एक संवाद की शुरुआत करने के लिए समस्याओं पे चर्चा करना एक अच्छा अप्रोच है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरे कुछ विचार थे चेंज, मूवमेंट, प्रवास और डर को लेकर, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही हिस्सा हैं। ऐसी और कई बातें करने का मन है आपसे जिन्होंने मुझ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी हो। आप शायद आगे चल के कृतज्ञता के बारे में और सुने, वैल्यूज की बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सब महसूस करते हैं पर शायद उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपने अपने निजी या पेशेवर जीवन में ऐसा कुछ बदलाव अनुभव किया हो तो क्यों ना आपकी बातों को इस माध्यम के द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए। हम सभी के पास बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां, किस्से हैं, और इस पॉडकास्ट का मकसद इन्हीं कहानियों को एक पायदान देना है। तो आप ईमेल कर सकते हैं info@dhwani.co.in पर, या फिर वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं जो कि है dhwani.co.in/podcast। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप वॉइस नोट्स के द्वारा फेसबुक पे मुझसे कुछ कहें। आपकी आवाज को इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और ये सारी सूचना आपको शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शो को होस्ट और प्रोड्यूस किया है मैंने। मेरा नाम है पार्थ चौहान। मैं इस वक्त यूनान की राजधानी एथेंस में रह रहा हूँ। शो का थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने, ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से काफी सपोर्ट दिया है, जिसमें आप श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इनफैक्ट थोड़ा और कर दीजिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक ना किया हो तो। हर एक सब्सक्रिप्शन जरूरी है मेरे लिए। ये शो आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्टिचर, अमेज़न एको, ट्यून इन, पॉकेट कास्ट, रेडियो पब्लिक, ओवरकास्ट और हर उस जगह मिल जाएगा जहां पॉडकास्ट मिलते हैं। तो फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, किसी नए इंसान की बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के निकलिए जहां भी जाइए। शुक्रिया। जय हिंद।